नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंगराणा। आज का एजेंडा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में हम यूपी उत्तराखंड के हर कोने की बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से किशोर रावत और कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हैं, जो उन खबरों के बारे में बताएंगे जो आज का एजेंडा बन सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको रूबरू करवाते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों से। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के विभागों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने पास वित्त और गृह मंत्रालय समेत 9 मंत्रालय पास रखे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लोक निर्माण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्रालय और विज्ञान तकनीकी समेत कुल 5 मंत्रालयों का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं मुस्लिम समाज से जुड़ी एक बार फिर 3 तलाक की प्रथा पर रोक लगाने के मकसद से लाए गए विधेयक पर आज लोकसभा में चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार और बीजेपी ने लोकसभा में लंबित 3 तलाक बिल को पास कराने की तैयारी की है। वहीं विपक्ष पहले अपने से जुड़े मुद्दे पर जवाब देने की मांग पर अड़ा है। पिछले सप्ताह सदन में इस पर सहमति बनी थी कि 27 दिसंबर को विधेयक पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री की करते हैं बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर राज्य का दौरा करेंगे। पीएम वहां पर सरकार की उपलब्धियों पर एक दस्तावेज जारी करेंगे। कांगड़ा जिले के धर्मशाला शहर में पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला उनसे भी चर्चा की जाएगी। उधर दिल्ली एनसीआर में पारा दिनों दिन लुढ़क रहा है। सर्दी के सितम को देखते हुए मौसम विभाग ने पहली बार एनसीआर राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। इस सीजन में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब पारा अपने निचले स्तर पर जा पहुंचा है। यहीं आने वाले साल में उड़ान भरना अब महंगा होने वाला है। केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट की सुरक्षा की बढ़ी लागत की भरपाई के लिए पैसेंजर सर्विस फी को मौजूदा 135 रुपए से बढ़ाकर 170 रुपए करने का फैसला किया है। आज के एजेंडे की बात करेंगे, अपने सहयोगियों से जुड़ेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं जो कि इटावा से हमारे पास पहुंच रही है। घर में घुसकर 2 सगी बहनों को गोली मारी गई है। गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जमीनी रंजिश के चलते हत्या की गई होगी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत बचावली गांव की ये घटना है, जहां 2 सगी बहनों को निशाना बनाया गया है। घर में घुसकर इन्हें गोली मारी गई, दोनों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जमीनी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव पड़ता है बचावली, जहां पर 2 सगी बहनों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और जमीनी रंजिश इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और यही वजह बताई जा रही है इस घटना के पीछे। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और अब बात करते हैं आज के एजेंडे की। हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी का रुख करते हैं, ऋषभ मणि से बात करते हैं। ऋषभ, कल जिस तरह से एनआईए और एटीएस यूपी की टीम ने कार्रवाई की, एक बड़ी घटना को होने से रोका गया, एक बड़ी सफलता मिली, लेकिन अब परत दर परत कई खुलासे हो रहे हैं। लेकिन उससे ठीक पहले अभी एक बड़ी खबर इटावा से भी हमारे पास आ रही है। 2 बहनों को मौत के घाट उतार दिया गया है। सुप्रभात, सुस्वागतम। वर्षों से जी देखिए, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के भेज के लिए आगे की जांच शुरू कर दी है और जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जमीनी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। पुलिस पूछताछ शुरू कर चुकी है। परिजनों से पूछने के बाद जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए जाएंगे। हमारी जो भी पुलिस से बात हुई है उसके मुताबिक ये केस जल्द ही सुलझ जाएगा। ये सीधा सीधा जमीनी रंजिश का मामला है। ठीक है ऋषभ, इसके अलावा अगर बात आईएसआईएस मॉड्यूल की जाए
कई संदिग्धों को पकड़ा गया कल और कई बड़ी बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि संदिग्ध आतंकियों को सोना बेचने में लखनऊ के युवक ने मदद की थी, फेसबुक के जरिए इनमें जान पहचान हुई थी और क्या खुलासे हो रहे हैं। देखिए, लखनऊ में एनआईए और यूपी एटीएस की टीम ने 2 जगह छापेमारी की थी। उस छापेमारी में एक युवक से पूछताछ की गई तो फेसबुक के माध्यम से इस संगठन से जुड़ा हुआ था और इसने उस संगठन की सोना बेचने में मदद की है और इसमें इस युवक की मां ने भी सहयोग किया है। पुलिस ने उसकी मां से इस युवक से पूछताछ की है। हालांकि अभी तक एटीएस के जो हमारे सोर्सेस हैं, एनआईए के सोर्सेस हैं, उनका ये कहना है अभी इनकी किसी आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट तो साफ नहीं होती, लेकिन ये कहीं ना कहीं अनजाने में ही उस ग्रुप से जुड़ गए थे। अब इस शक को पुख्ता करने के लिए लगातार एनआईए इनसे पूछताछ कर रही है। वहीं एनआईए आज रिमांड कस्टडी इनकी मांगेगी कोर्ट में और इसके बाद आरोपियों से जो पूछताछ होगी, उनके जो लैपटॉप मिले हैं, उनके मोबाइल फोन मिले हैं, कोशिश की जाएगी उनसे कुछ नए सबूत जुटाए जाएं और ये जानकारी ली जाए कि अमरोहा, मेरठ, हापुड़, लखनऊ के अलावा क्या कहीं और के भी युवक इस ग्रुप के संपर्क में थे। दिल्ली की तलाश भी की जाएगी। इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि ये ग्रुप कहां तक अपने पांव पसार चुका था। ठीक है किशोर, अगर बात उत्तराखंड की जाए तो यहाँ उत्तराखंड बीजेपी अब लोकसभा चुनाव से पहले तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। यही वजह है कि कल काफी देर तक मीटिंग भी चली है, कई अहम फैसले लिए गए, कई बड़े पदों पर लोगों को काबिज भी किया गया, कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज क्या कुछ सरगर्मी इसे लेकर देखने को मिलेगी? देखिए मोनिका, बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है और वो एक एक चीज और एक एक पहलू पर काम कर रही है लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। उसको देखते हुए कल देर रात तक बीजेपी की बड़ी बैठक हुई जिसमें सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, श्याम जाजू जो प्रदेश प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और तमाम जो संगठन के लोग हैं वो मौजूद थे और काफ़ी बिंदुओं पर चर्चा की गई और लोकसभा में किस तरीके से हर सीट पर मंथन करना है, हर सीट पर जीत का क्या नफा नुकसान है और किस तरीके से और जो जीत है उसको बढ़ानी है और एक एक सीट बीजेपी के लिए कीमती है। इसको देखते हुए आज भी एक बैठक है जिसमें ये तीनों बड़े नेता शामिल रहेंगे और सभी मोर्चों के, बीजेपी के जितने भी मोर्चे हैं प्रदेश के और महामंत्री, उनकी बैठक है और सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होनी है। तो ये मान सकते हैं कि किस तरीके से बैठक में सारी चीज़ों को ध्यान रखा जा रहा है और इसी को देखते हुए थावरचंद गहलोत जो केंद्रीय मंत्री है वो उनको लोकसभा का प्रभारी बनाया। इससे पहले भी वो प्रभारी थे और उन्होंने काफ़ी संगठनात्मक काम किया, उनको प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे और काफ़ी बड़े पदों पे भी रहे हैं, उनको हिमाचल का लोकसभा प्रभारी बनाया है। यानी हर एक चीज़ पर जो संगठन के लोग हैं जिनकी पकड़ है, जो जानते हैं कि संगठन में किस तरीके से काम कराना है, बूथ लेवल पे तमाम जो छोटे ज़मीनी स्तर पर काम कराना, उनको जिम्मेदारी गई है। उसके साथ ही उत्तराखंड में अगर बात करें मौसम की, चूँकि मौसम का सितम यहाँ पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी है कि जो पहाड़ी इलाकों के 4 जिले खासकर उनमें हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उसके साथ ही मैदानी इलाकों में जो पाला पड़ता है वो गिरने से काफ़ी ठंड हो सकती है और चेतावनी जारी की कि सुबह शाम जो भी निकले वो कम से कम तमाम वो सारी चीज़ें जिससे आदमी को बचती है वो निकल के निकले। जी, मेरठ का रुख करते हैं, उमेश श्रीवास्तव से बात करते हैं। उमेश, अमरोहा में 5 जगहों पर छापेमारी की गई और दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सॉफ्ट टारगेट ये बनता जा रहा है छिपने के लिए, टेररिस्ट के लिए, उसके बाद ठोस कदम उठाने की भी जरूरत महसूस की जा रही होगी। क्या कुछ हलचलें वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी हाँ, देखिए मोनिका, आज के एजेंडे में आज बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आईएसआईएस के नए मॉड्यूल के पर्दाफाश को लेकर रहेगी। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने आतंक की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। अमरोहा, मेरठ और हापुड़ में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है, दिल्ली में छापेमारी की गई है। कुल मिलाकर 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और अमरोहा में तो सरगना पकड़ा गया है, सुहेल इसका नाम बताया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग पकड़े जा चुके हैं। मेरठ में आईएसआई एजेंट पकड़े जा चुके हैं, शामली में, मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में, अमरोहा में, बिजनौर में आतंकी संगठन से जुड़े लोग पकड़े जा चुके हैं। तो यकीनन कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आतंकियों के लिए पनाहगाह बनता जा रहा है। और जिस तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने इस बड़े खुलासे को अंजाम दिया है, यह बड़ा
पर्दाफाश किया है, उसके बाद एक बार फिर से ये सवाल उठना तय है, ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश आतंकियों की पनाहगाह बन गया है। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि आगे इस मसले पर क्या होता है, क्योंकि खुलासा बहुत बड़ा है और हथियार बरामद हुए हैं, बम बनाने का और भी कई सामान चीजें बरामद सामने हुआ आने की है। बातें भी कही जा रही है कि अभी जब पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है तो अभी और कई इंपॉर्टेंट चीजें सामने आएंगी। उपेंद्र, अगर बात वाराणसी की की जाए और यहाँ से जो सबसे बड़ी बात है कि अब गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है, जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो अब आंखें दिखा रहे हैं। आने वाले वक्त में सीट का बंटवारा होगा, उससे ठीक पहले हथकंडे अपनाए जा रहे हैं तरह तरह के। अपना दल एस की बात हम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मुनका कि जिस तरीके से चुनाव आ रहा है और जो अगर आप देखें कि यूपी सरकार में जो दो सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी हैं, वो एक अपना दल एस है और दूसरी ओम प्रकाश राजभर की जो कैबिनेट मंत्री है उनकी पार्टी सुभाषपा है। तो ऐसे में दोनों ही सरकार की जो गठबंधन की सहयोगी हैं वो दोनों ही आंखें दिखा रही हैं। वाराणसी में एक और जहां कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी धरना दे रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो दूसरी ओर अब जो अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशीष पटेल, उन्होंने कल बयान दिया। अब उनका ताज़ा बयान आया है। उन्होंने कहा जब तक केंद्रीय नेतृत्व हमारी बात नहीं सुन लेगा तब तक हम किसी भी पार्टी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तो ऐसे में लाजमी तौर पर यह समझा जा सकता है कि जो गठबंधन का जो कुनबा है उसको एक चुनाव तक एकजुट रखना आसान नहीं होगा और भाजपा को इसके लिए एक व्यू रचना रखनी होगी। हालांकि भाजपा मुतमईन है और कल जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे का बयान भी आया कि गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, जो बातें होंगी वो सुलझा ली जाएंगी। तो फिलहाल चुनाव के वक्त सियासत गर्म है और हमारी उस पर इस बड़ी खबर पर लगातार नजर रहेगी। दूसरी बड़ी खबर जो रहेगी मसला सुलझता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब एक लेटर भी जारी कर दिया गया और ये कहा गया है कि कोई भी कार्यक्रम होगा उसमें शिरकत नहीं किया जाएगा। अमित का रुख करते हैं। अमित, अगर बात कानपुर की जाए तो यहाँ पर किसान हंगामा कर रहे थे, उनकी कुछ मांगे थी, क्या उनकी मांगों पर विचार हुआ है? देखिए मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा ये कानपुर देहात का मामला है जिसके लिए आप पूछ रहे हैं, और निश्चित तौर पर किसान अब चारों तरफ से पिटता नजर आ रहा है। पिटता शब्द इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक तो उसको बिजली की मार, पानी, खाद, ये सारी समस्याएं उनको चौतरफा घेरे पड़ रही हैं। और किसान जो अपना खून पसीना गलाकर उस खेत से सोना उगलता है, सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी मेहनत, उसके परिश्रम से हम अनाज खाते हैं, वो हमारा अन्नदाता है, वो अब सड़कों पर उतरने पर बाध्य हो गया, अपनी खेत किसानी छोड़कर सड़कों पर। ये कोई आज का मामला नहीं, पिछले कई दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। अगर रसूलाबाद की बात करें तो किसानों ने जम के आंदोलन किया, 750 से ज्यादा किसान सड़कों पर उतरे, 5 घंटे तक उन्होंने जाम लगाया। जामों की भी एक इंटरवल्स टाइमिंग पे लगाया, पहले 1 घंटा, फिर पुलिस कोई अधिकारी आया उनको हटवाया, फिर जाम लगाया, फिर एसडीएम आया, फिर हटाया, फिर जिलाधिकारी आया, यानी बहुत देर तक ये पूरा जामों का सिलसिला चलता रहा। कुछ आश्वासन दिया गया है, उस आश्वासन के बाद देर रात वो वहां से हटे, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो चक्का जाम करें। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है कि उनकी समस्याओं का कैसे निदान करें। उसके अलावा कानपुर नगर की सबसे बड़ी एक बात है, फेसबुक के माध्यम से एक सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, निश्चित तौर पर उससे अच्छी चीजें भी कहीं गेन करने को मिलती है, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम नेगेटिविटीज भी सामने आ रही है। फिलहाल आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि आज चैनल का एजेंडा क्या होगा, तमाम बड़ी खबरें आज कौन सी होगी, जिसे प्रमुखता के साथ आप तक पहुंचाया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे और कौन कौन सी बड़ी खबरें प्रदेश में हैं। आज का एजेंडा आप देख रहे हैं, हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमसे लाइव जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि आज कौन सी बड़ी खबरें होंगी, जिस पर सबसे पहले आपको न्यूज 18 अपडेट देगा। हम सबसे पहले रुक करते हैं ऋषभ मणि का। ऋषभ, सबसे बड़ी बात ये कि एनआईए ने जिस तरह से रेड डाला, कई अहम चीजें सामने आई, रॉकेट लॉन्चर तक इन लोगों के पास से बरामद किया गया, 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जाता है दिल्ली और उत्तर प्रदेश से। अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? ये जो विस्फोटक है, ये जो तबाही मचाने का सामान इनके पास मिला, जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर बड़े लोगों का हाथ है, किसी की सरपरस्ती में ये काम कर रहे थे। किस तरह से चीजों को अब देखा जा रहा है? देखिए, एक बात साफ हो चुकी है कि अफगानिस्तान में बैठे एक विदेशी हैंडलर से ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ था। वो ग्रुप जो हिदायत दे रहा था ये उसी का पालन कर रहे थे और पहली बार ये चौंकाने वाला
खुलासा भी आया है कि इनके पास से सुसाइड जैकेट बरामद हुई है जो किसी फिदाइन अटैक में ही इस्तेमाल की जाती है। इनके पास से पाइप मिले हैं, केमिकल्स मिले, जिससे एक बात साफ हुई कि पाइप बम से भी धमाका करने की इनकी योजना थी। इनके पास से टाइमर डिवाइस मिली है जिससे पता चलता है कि ये टाइमर डिवाइस लगा के भी धमाका करने की फिराक में थे। इस संगठन से अभी तक कितने और लोग जुड़े हैं, इस विचारधारा से कितने लोग प्रभावित हैं, इसकी जांच अब आगे चलेगी। आज एनआईए की ओर से इन सभी आरोपियों के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड डाली जाएगी, इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और जैसे इनकी कस्टडी रिमांड मिलती है तब जाहिर सी बात है इनसे एक विस्तृत पूछताछ के बाद इनके लिंक कहां तक हैं, कौन कौन इनके नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश और देश के किन राज्यों में, किन शहरों में इनका नेटवर्क है, इसकी पूछताछ में एनआईए लग जाएगी। यूपी एटीएस भी कल देर रात तक कई ठिकानों पर छापेमारी करते रही है। लखनऊ में एक मां बेटे से अभी भी पूछताछ चल रही है। यह देखा जा रहा है उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे नेटवर्क में। देखना अब यही होगा कि यूपी एटीएस और एनआईए की यह जांच अब कहां तक जाती है। वहीं आज पुलिस वीक भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आज पुलिस वीक की रैतिक परेड में राज्यपाल सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। कुछ ही देर में यहां पर राज्यपाल का संबोधन भी होगा पुलिस के लिए। तो दिन भर हमारी नजर पुलिस वीक के आयोजनों पर भी रहेगी। ठीक है किशोर, देहरादून में आज देखने को मिला और पूरे प्रदेश की बात अगर हम करें खास करके पहाड़ी इलाकों की, तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, परेशानियां भी लोगों को हो रही है, लेकिन पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। आज मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है? देखिए मोनिका, मौसम की बात करें तो अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड में जबरदस्त ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी करी है। इसमें खासकर प्रदेश के 4 ऐसे जिले हैं जिनमें ये बताया गया है कि हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उसके साथ ही मौसम की एक खास बात और है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में लगातार मौसम विभाग एक चेतावनी दे रहा है और अगले 48 घंटों के लिए उन्होंने चेतावनी दी है कि वहाँ घना कोहरा और जो पाला पड़ता है, पाले से काफ़ी ठंड हो जाती है। चूँकि अगर पर्वतीय क्षेत्रों में देखें और या फिर मैदानी क्षेत्रों में, तो पाले की वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक और लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। जिनको सांस की बीमारी है उनके लिए भी काफ़ी परेशानी है। पर्यटकों के लिए अच्छी बात है कि ठंड है, लेकिन पर्यटकों के लिए ये पर्यटक इस उम्मीद पे है कि जब ये साल खत्म होगा तो कम से कम उन्हें बर्फबारी का देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए जितने भी पर्यटक हैं वो मसूरी, नैनीताल और तमाम जो ऊपर के पर्यटक क्षेत्र वहां पहुंच रहे हैं। जी उमेश, ठंड बहुत ज्यादा है और इसका सीधा असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा है। जी हाँ, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगली बड़ी खबर कोहरे के कहर को लेकर रहेगी। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। खासतौर से राज्य रानी एक्सप्रेस जो कि मेरठ से लखनऊ जाती है उसे निरस्त कर दिया गया है 15 फरवरी तक। इसके अलावा उज्जैनी एक्सप्रेस ट्रेन भी निरस्त कर दी गई है। 14 फरवरी तक ये ट्रेन भी निरस्त रहेगी। यानी कोहरे की जो कहर है उसकी वजह से ट्रेनें निरस्त हो रही हैं और यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और पूरा महीना ये ट्रेन निरस्त रहेगी, चाहे वो राजरानी एक्सप्रेस हो या फिर उज्जैनी एक्सप्रेस हो। तो इसलिए ये खबर बेहद, जिन्हें कहीं जाना होगा उनकी परेशानी बढ़ी रहेगी। उपेंद्र, प्रधानमंत्री 29 तारीख को आ रहे हैं, उससे पहले तैयारियां जोरों पर हैं। बिल्कुल, देखिए उनका 16वें दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आ रहे हैं और इस बार वो करीब 3 अरब की योजनाओं का जो है तोहफा देंगे। करीब 3.5 घंटे वो वाराणसी में रुकेंगे और जो सबसे बड़ा तोहफा होगा वो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के रूप में होगा। बता दें कि फिलीपींस के बाहर जो ये अनुसंधान केंद्र है, फिलीपींस के बाहर दुनिया में पहली बार ये अनुसंधान केंद्र कहीं खुला है। प्रधानमंत्री फिलीपींस गए थे और कई घंटों की बैठक के बाद ये फिलीपींस इस पर राजी हुआ और ये अब बनकर तैयार हो गया है। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल पूरा जो 2 हरित क्रांति देश में आई, उनका लाभ इस जो क्षेत्रों को नहीं मिल पाया था क्योंकि ये क्षेत्र बाढ़ और सूखे की मार झेलते थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो नई प्रजाति, नए जीन्स और जिन पर काम हो रहा है, जो अभी 1 साल में नए जीन्स तैयार किए गए हैं, वो साफ तौर पर संकेत करते हैं कि जो अगली तीसरी हरित क्रांति होगी वो काशी की होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को इसका तोहफा देंगे। उनका अमित, अगर कानपुर की बात की जाए तो बिजली विभाग ने यहाँ बड़े संकेत दिए, खास करके 10 सरकारी विभागों को चेतावनी दी गई है कि उनका बिजली कनेक्शन जा सकता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। ये कानपुर मंडल के अंतर्गत अगर आप बात करें, कानपुर क्षेत्र के अंतर्गत महोबा जनपद का ये पूरा मामला है, जहां 10 विभागों को, और वो 10 इतने अहम विभाग हैं जिन पे लंबी एक भुगतान पड़ा। ये 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना या 6 महीने का नहीं। इसमें एसएसपी ऑफिस का मामला है, पुलिस लाइन का मामला है, जिलाधिकारी का आवास है, पीडब्ल्यूडी का आवास है, ITI है, इसमें CHC है, इसमें PSC, यानी 2 करोड़ के आसपास ये पूरा है। और इन सबको जबकि नोटिस दिया गया तो उसके बाद से अब सब लोग अपने ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस लेटर्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं। भुगतान की अभी तक किसी ने कोई जहमत नहीं उठाई कि भुगतान कहां से होगा, बिजली कटेगी तो कैसे होगा। सरकार के विभाग के लोग जिन्हें इसका पूरा पालन करना चाहिए, वही पिछले कई महीनों से ये एक दिन का 43 लाख रुपए है, 37 लाख रुपए, 8,64,000 रुपए, 9,67,000 रुपए, 13,63,000 रुपए। यदि हम विभागों की यदि हम बात करें तो DIOs का 8,56,000 रुपए, तो ऐसे तमाम लंबा बनाया। अगर जिलाधिकारी कैंप की बात करें 13,94,000 रुपए, तो एक लंबा अमाउंट है। अब कैसे इसका भुगतान होगा, क्या इसके लिए किया जाता है, क्या विभाग की बिजली कटेगी, उस पर हमारी नजर रहेगी। जैसा कि मैं आपका थोड़ा समय और लूंगा, 10 सेकंड का। जैसे कि हमारे सहयोगी उमेश ने बताया था कि आए दिन पश्चिम में भी लड़कियों के साथ जिस प्रकार की घटना हो रही है, उसी में कानपुर में एक अपना एक ना कीर्तिमान शब्द कह रहा हूं, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से लड़कियों से दोस्ती की जाती है और उसके साथ दुराचार होता है। अब वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। देखना यह होगा कि क्या इस पे कोई पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज हमारे चैनल का एजेंडा क्या रहेगा। हमारे तमाम सहयोगी हमसे जुड़े और उन्होंने बताया कि आज दिन भर कौन सी खबरें देखने को मिलेंगी। खास करके अगर NIA की बात की जाए तो NIA ने जो कल बड़ी कार्रवाई की है उसका असर आज भी देखने को मिलेगा कई जगहों पर। इसी के साथ आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।